हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और प्लस ये रिवीजन वीडियो भी रहने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है जी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। तो इस पीडीएफ, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं कि आपके एग्जाम के अंदर इतिहास से जो भी क्वेश्चन आएगा ना, वो इसी वीडियो के अंदर से होने वाला है, ठीक है जी। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और इसी सीक्वेंस में चलेंगे। पहले यूरोप में राष्ट्रवाद के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, और डोंट वरी, आंसर भी है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बोलोगे क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर भी है, ठीक है। और उसके बाद हम मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया लास्ट वाला चैप्टर करेंगे। फिर हम जाएंगे औद्योगिकरण के युग पे। फिर हम नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी यूरोप भारत में राष्ट्रवाद, और उसके बाद हम ये भूमंडलीकृत का विश्व का बनना करेंगे। एक वीडियो के अंदर सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ध्यान से वीडियो देखना, क्योंकि देखो, अगर मैं आपको इतिहास की बात बताऊं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ खासकर ये होता है कि क्वेश्चन है ना, घूम के आता है ना थोड़ा सा, तो बच्चों को दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को खासकर, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा पता लगाना ईजी होता है। इसलिए मैं बोलूँगा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। हर एक क्वेश्चन बता रखा है कि अलग अलग तरीके से कैसे पूछा जा सकता है। जैसे ये वाले क्वेश्चन दोनों सेम है, बट अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। ऐसे सारे के सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे ही बताए हैं आपको, ठीक है जी। और दूसरी बात है कि हमारा जो दूसरा चैनल है, भरत कुमार खोरवाल, बेसिकली मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, दिखा देता हूँ मैं आपको। बट यहाँ पर मैं लाइव वगैरह आ रहा हूँ, ओके। और यहाँ पर ये जो है, ये मैंने इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, बट मैं आपको बता दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको भूगोल के, अर्थशास्त्र के और हमारे लोकतांत्रिक राजनीति के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक ही वीडियो के अंदर सारे के सारे कवर करवाए हैं, ठीक है। ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, वैसे तो इस पे ब्लॉग डालता हूँ, बट अभी आपके लिए चैनल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मैं अभी लाइव टेस्ट वगैरह भी ले रहा हूँ, एमसीक्यू वगैरह और मैप वगैरह की भी प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं। अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चैनल पे आ जाना। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैनल वैसे हमारा मेन पॉइंट टेक का है। बेसिकली इस पर मैं ये बताता हूँ कि एक स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, पैसे वगैरह कैसे कमा सकता है, एनिमेशन वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड करके, ये सारी की सारी चीज़ें, ओके। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो चैप्टर की पीडीएफ है, ये आपको या तो वेबसाइट पे मिल जाएगी, ठीक है। वेबसाइट का नाम क्या है? www.mainpointstudy.in, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर मिल जाएगी वेबसाइट। और यहाँ पर आप जाओगे ना, क्लास 10 पे सारे के सारे चैप्टर के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में नोट जो है डायरेक्टली डाउनलोड कर पाओगे। और अगर आप चाहो, आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगे, क्योंकि आपको बताया यार, इंग्लिश में तो मिल जाते हैं सारी की सारी चीज़ें, हिंदी में नहीं मिलती। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कंटेंट अपलोड करते रहे, तो सपोर्ट ज़रूर करना, क्योंकि अभी तो मेरे लिए थोड़ा ईजी है वेबसाइट वगैरह को मैनेज करना, कॉस्ट मैनेज हो रही है। बट एक टाइम ऐसा ना आए कि आपके साथ नहीं, बट आपके जूनियर के साथ शायद ऐसी सिचुएशन आए कि जब वो मेरे चैनल पे आए तो शायद उनको कुछ पे करना पड़े। तो मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, ठीक है। बट जब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, तब तो यार और कोई चांस ही नहीं रहेगा, मेरे पास तरीका ही नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं बोलूँगा सपोर्ट ज़रूर करना। सपोर्ट कितना बड़ा है कितना छोटा है ये मैटर नहीं करता, सपोर्ट मैटर करता है, ठीक है। तो चलो जी, वीडियो शुरू कर देते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद से। पहला क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद आए बदलावों की व्याख्या कीजिए। आपको पता है 1789 में ना फ्रांस के अंदर बदलाव आया था। एक किंग था जिसका नाम था लुई 16, उसको लोगों ने हटा दिया था और वहां पर लोकतांत्रिक सरकार आ गई थी। और भी बहुत सारे बदलाव आए थे, उन बदलाव के बारे में बताना है। या घुमा फिरा के क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा करी। एक्चुअल में इन दोनों का आंसर सेम है, और आप देखो कितने अलग अलग क्वेश्चन है, बट एक्चुअल में इन दोनों का आंसर सेम है। पूछ यही रहा है कि एक बदलाव बताइए, ठीक है। तो आ जाते हैं जी आंसर पे। तो ये सारे के सारे बदलाव है। ऑल दो मैंने चैप्टर की भी वीडियो बना रखी है और चैप्टर के नोट्स भी बना रखे हैं, और चैप्टर के नोट्स में मैंने सारी की सारी चीजें बता रखी है। देखो क्या क्या बदलाव आए। पहले, सत्ता राजतंत्र से लोगों के पास चली गई। पहले राजा के हाथ में पावर थी, राजा का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हो आप, लुई 16 था। और उससे जो पावर है वो लोगों के पास आ गई, ठीक है। नया ध्वज आया, यानी नया झंडा आया। और वो नया झंडा कौन से कलर का था? लाल, सफेद, और हमारा सफेद के बाद नीला, ठीक है। इन तीन कलर का था। उसके बाद सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। नई जो स्तुतियां हैं, स्तुतियां का मतलब होता है शपथ ली गई, स्तुतियां वगैरह राइम्स होती है ना, देश के नाम पे राइम्स वगैरह बनाई गई, शहीदों का गुणगान किया गया। भार व नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। फ्रेंच को राष्ट्रभाषा बना दिया गया। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ये वाला पॉइंट आप भूल जाते हो, समझ लो एक नंबर तो आपका वैसे ही गया, ठीक है, चाहे आपने 5 पॉइंट भी क्यों ना लिखे हो। और लास्ट वाला पॉइंट है कि स्टेट जनरल का नाम जो है, स्टेट जनरल का चुनाव जो है सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा, और स्टेट जनरल का नाम चेंज करके नेशनल असेंबली कर दिया गया। यस और नो, याद रहेगा नहीं रहेगा? बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट है। नया झंडा आया और फ्रेंच को राष्ट्रभाषा बना दिया गया। नाप तोल का एक समान व्यवस्था आई, सब लोगों को समान अधिकार दिए गए, जो सीमा शुल्क वगैरह थे उनको हटा दिया। और साथ ही में नेशनल असेंबली का, स्टेट जनरल का नाम चेंज करके नेशनल असेंबली कर दिया। और एक और पॉइंट था, एक और पॉइंट था, वो एक और पॉइंट ये वाला है कि जो हमारी, नहीं नहीं, बस यही वाले सारे के सारे पॉइंट है। बड़ा इजी है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं।
तो हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि ये बताओ कि 1804 में नागरिक संहिता की व्याख्या कीजिए। बात यह है कि हमारा जब लुई 16 हट गया था ना, तो कुछ टाइम तक तो सरकार वगैरह ही रही थी, है ना। बट उसके बाद क्या हुआ, 1804 के अंदर, वैसे 1804 नहीं 1799 के अंदर एक नया एक मिलिट्री लीडर आ गया हमारे फ्रांस के अंदर, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट ने 5 साल बाद 1804 के अंदर 1804 के अंदर कुछ कानून लेकर आया था, वो कुछ नए नए कानून लेकर आया था। और उन्हीं कानूनों को 1804 की नागरिक संहिता की 1804 की नागरिक संहिता कहा जाता है। घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है कि नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया। क्वेश्चन ये पूछा है कि बेसिकली नेपोलियन ने क्या चीज वो है, क्या प्रशासनिक क्षेत्र को इजी करने के लिए वो कौन कौन सी चीजें जो है वो लेकर आया था अपने टाइम पीरियड में। तो वो एक ही चीज लेकर आया था, 1804 में कुछ कानून लेकर आया था, उन्हीं कानून के बारे में बताना और नेपोलियन के की कुछ कमियां भी बतानी है, ठीक है। सबसे पहले तो वो क्या क्या बदलाव लेकर आया उसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे बदलाव लेकर आया हमारा नेपोलियन। क्या क्या बदलाव लेकर आया, पहला, जन्म से आधारित जो विशेष अधिकार थे ना उनको समाप्त कर दिए। पहले क्या होता था कि आपको पता है कि पादरी वर्ग हुआ करता था, कुलीन वर्ग हुआ करता था, गरीब किसान हुआ करते थे। गरीब किसान को 2 टाइप का टैक्स देना पड़ता था, है ना। और उसके साथ जो है पादरी के पास ही सारी की सारी जमीन होती थी। ये बिल्कुल खत्म कर दिया नेपोलियन ने, बोला जी सब कुछ, सब सारे के सारे लोग जो है बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कानून के सामने समानता एवं संपत्ति को अधिकार को सुरक्षित किया, ठीक है। इसका मतलब है कि कानून की नजर में ना संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित कर दिया गया। पहले पता क्या होता था, पहले लुई 16 वाला टाइम था, या जो जब नेशनल असेंबली का टाइम था ना, तो किसी की भी जमीन छीन ली जाती थी। बट नेपोलियन ने बोला कि नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, संपत्ति का अधिकार जो है वो सबको दिया जाएगा और सबकी जमीन जो है वो सुरक्षित रहेगी, ठीक है। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, इसका मतलब है उसने ना रूल करने के लिए फ्रांस पे थोड़ा अलग अलग हिस्से वगैरह बनाए थे उसने फ्रांस से, ताकि अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छे से अपना काम काज जो है वो संभाल सके, ठीक है। नेक्स्ट है कि सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सामंती व्यवस्था क्या मतलब है कि पहले अमीर किसानों को, गरीब किसानों को अमीर लोगों के लिए काम करना पड़ता था फ्री में, ये बिल्कुल खत्म कर दिया उसने, ठीक है। उसने कहा कि कोई ऐसे फ्री में काम करने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट है किसानों को भूदास, दासत्व और साथ में जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई। पहले ना बहुत सारा जो गरीब किसान थे उनको टैक्स भी देना पड़ता था, जो है कर देना पड़ता था, जागीरदारों का शुल्क देना पड़ता था, वो अब खत्म कर दिया। हमारे नेपोलियन ने बोला गरीब किसानों से कोई कोई पैसे नहीं लेगा, और जो पहला का कुछ बकाया है वो भी अब नहीं दिया जाएगा, मतलब अमीर किसानों को कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। गरीब किसान अब बिल्कुल मुक्त हो गए। और लास्ट उसने क्या बोला कि शहरों में कारीगर के श्रेणी संघों को के नियंत्रण को हटा दिया गया। पहले क्या होता था कि ना अलग अलग कारीगरों का श्रेणी संघ बना था। इसका मतलब है जैसे कि मान लो जूते का एक श्रेणी, जूते बनाने वालों का श्रेणी संघ बना हुआ था, ठीक है। और अगर कोई एक नया कारीगर है जो जूते का काम करता है ना, तो जब तक इस श्रेणी संघ से उसको अनुमति नहीं मिल जाती ना, तब तक वो जूते का काम नहीं कर सकता शहरों के अंदर। तो ये नेपोलियन ने बोला यार ये तो गलत बात है, जिसके पास टैलेंट है वो तो काम करेगा, तो इसलिए नेपोलियन ने ये वाली चीज भी हटा दी, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं नेपोलियन ठीक ठाक था। बट नेपोलियन की कुछ कमियां भी थी। नेपोलियन की क्या क्या कमियां थी वो मैं आपको बता देता हूँ। नेपोलियन की बेसिकली 3 बहुत बड़ी कमियां थी। क्या कमियां थी मैं आपको बताता हूँ। नीचे आ जाते हैं, ये संहिता लिखी हुई है, आप इसमें से भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसकी कमियां सुन लो। पहली बात तो उसने कर को बढ़ा दिया, ठीक है। उसकी सबसे बड़ी कमी थी, उसने टैक्स को बढ़ा दिया। दूसरा सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप का मतलब कोई भी नेपोलियन के खिलाफ कुछ भी लिखता ना या बोलता तो उसको जेल में डाल दिया जाता। और तीसरा है, क्योंकि अब नेपोलियन क्या था, एक मिलिट्री लीडर था, एक सैन्य शासक था, तो उसने क्या किया, अपनी सेना को बड़ा करने के लिए फ्रांस के लोगों को जबरदस्ती सेना में भरना शुरू कर दिया। और ये बात वहां के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, ठीक है जी। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। तो ये कुछ हमारे नेपोलियन के पॉइंट्स थे, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा हो। बच्चे मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, यही आएंगे क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं आने वाला। आपका जब पेपर हो जाए ना, मेरे को सेंड कर देना, एक एक क्वेश्चन मैच करवा दूंगा, यस सर नो। और बाकी जितने भी चैप्टर है सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एमसीक्यू वगैरह का भी, और साथ में चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का भी। अगर आपके पास टाइम है तो चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, ठीक है। चलो ओके, थोड़ा सा और आगे आते हैं। 1804 में हमारा नेपोलियन जो है वो नागरिक संहिता लेकर आया था। और 1815 में एक लड़ाई हुई थी जिसमें नेपोलियन हार गया था। और हारने के बाद जिन देशों ने हमारे नेपोलियन को हराया था, किन देशों ने हराया था, 4 देशों ने हराया था, PRAB। जिन्होंने चैप्टर की वीडियो देखी होगी उनको याद होगा। पी से प्रूशिया, आर से रशिया, ए से ऑस्ट्रिया और बी से ब्रिटेन। इन 4 कंट्रियों ने मिलकर क्या था, हमारे नेपोलियन को हरा दिया था। और उस लड़ाई का नाम था बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है। वाटरलू की लड़ाई जिसको कहा जाता है, उसमें हमारे नेपोलियन बुरी तरीके से हार गया था। और उसके बाद हुआ था एक एग्रीमेंट जिसको कहा जाता है वियना की संधि। और वियना की संधि में बहुत सारी बातें बोली गई थी। 1815 में हुई थी वियना की संधि, उसमें बहुत सारी बातें बोली गई थी। तो वो बतानी है कि कौन कौन सी बातें उसमें बोली गई थी, ठीक है। ये कब हुई थी साइन, बेसिकली वियना की संधि कब साइन हुई थी, जब नेपोलियन हारा था। कब हारा था, 1815 में, ठीक है। तो देखो
अच्छा, वियना कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया के अंदर है। तो पहले तो यही बता रखा है कि ये जो वियना की संधि हुई थी ना, ये हमारे ऑस्ट्रियन चांसलर ने, ड्यूक मेटरनिक ने करवाई थी। ऑब्वियस सी बात है, ड्यूक मेटरनिक ने मेज़बानी करी थी इसकी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नहीं बोला मैंने, ऑस्ट्रिया बोला है। तो ऑस्ट्रिया के अंदर ये बैठक हो रही थी, जहाँ पर हमारा ड्यूक मेटरनिक जो है, वो होस्ट कर रहा था। होता है ना, जैसे पार्टी होती है, तो जिस बंदे के घर पे पार्टी होती है, तो वो होस्ट करते हैं। तो वैसे ही ड्यूक मेटरनिक के घर में, यानी कहाँ पर? ऑस्ट्रिया के अंदर, जिसको हम कहते हैं ऑस्ट्रिया के अंदर एक वेन्यू थी, वहां पर मीटिंग वगैरह हो रही थी, तो उसको होस्ट कर रहा था ड्यूक मेटरनिक। अच्छा जी। और उसके क्या क्या उद्देश्य थे, क्या क्या चीजें हुई हमारे 1815 की वेना संधि में? तो ये सारी की सारी चीजें हुई। पहला, बुरबो राजवंश को दोबारा से स्थापित कर दिया। अब याद आ रहा है बुरबो राजवंश कौन सा था? जो हमारा लुई 16 था ना, वो बर्बन डायनेस्टी से यानी बुरबो राजवंश से था। तो हमारे ये जो राजा थे, ये PRAB यानी प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन के, उन्होंने कहा यार ये जो नेपोलियन बोनापार्ट है, ये तो कहीं और का है। आप है ना, पहले वाला जो राजा था ना, उसी के खानदान का किसी को उसके खानदान के किसी को पकड़ के लाके उसको किंग बनाओ। तो बर्बन राजवंश का किसी बंदे को पकड़ के दोबारा से किंग बनाया गया। नेक्स्ट है, फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। यानी जिस जिस इलाके पर जब फ्रांस की पावर नेपोलियन के हाथ में आई थी, तो उसने जो जो इलाके पे कब्जा कर लिया था ना, तो उसको वो इलाका छोड़ना पड़ा। ये बात लिखी हुई है। तीसरा पॉइंट है, फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके। अब है ना, जो प्रैप की कंट्रियां थी, PRAB वाली है ना, वो कंट्रियां समझ गई कि यार फ्रांस में अगर जो नया किंग आया, क्या पता वो भी अपना एरिया बढ़ा ले। तो फ्रांस के आसपास है ना, बहुत सारे राज्य बना दिए गए। ठीक है, ताकि जो फ्रांस है, वो अपना एरिया जो है बढ़ा ना पाए। ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमा पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंप दिया गया। रूस को पोलैंड का हिस्सा मिला। मतलब जब लड़ाई हुई थी ना 1815 की, तो जो जो देश थे ना, उनको कुछ ना कुछ मिला। ठीक है, जैसे आपको पता है PRAB, प्रूशिया यानी प्रशा को क्या मिला? प्रशा को मिला जी हमारा पश्चिमी सीमा के महत्वपूर्ण इलाके मिले। रशिया को क्या मिला? रशिया को पोलैंड का कोई हिस्सा मिला। और ऑस्ट्रिया को भी फिर भी मिला। ऑस्ट्रिया को भी हमारे उत्तरी इटली का हिस्सा मिला, है ना। ब्रिटेन जो था वो खुश था, ब्रिटेन को कुछ नहीं मिला, वो बिना मांगे भी खुश था। बट एक चीज ऐसी है जो आपके इस आंसर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है, वो है ये, मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था ना, उसको वैसी का वैसे रहने दिया। मतलब ये एक ऐसी चीज थी जो हमारे चारों के चारों कंट्री हो, यानी प्रैप की, जिन्होंने नेपोलियन को हराया था ना, उन्होंने इस चीज को नहीं छेड़ा। किस चीज को नहीं छेड़ा? उन्होंने जो 39 राज्यों का महासंघ बनाया था ना नेपोलियन ने, उसको बिल्कुल वैसे का वैसा ही रखा। ठीक है जी, क्लियर होगी ये वाली बात? चलो जी, आ जाते हैं जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ऐसा क्वेश्चन है अगर एग्जाम में आता है ना, तो आप 5 मिनट तो, आप तो ये वीडियो देख रहे हो, बट जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखी ना, वो 5 मिनट तो सर पकड़ेंगे कि यार ये चैप्टर कौन सा है, ये किस चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन आया है, उनको यही समझ नहीं आएगा। पूरी गारंटी के साथ बोल रहा हूं मैं ये बात, तो इसलिए ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या है कि यूरोप में राष्ट्र की अवधारणा के निर्माण में संस्कृति द्वारा निभाई गई भूमिका पर चर्चा करें। मतलब आपसे पूछा गया है कि लोगों में देशभक्ति जगाने के लिए संस्कृति का क्या रोल है? ये वाला, राष्ट्र भाषा शक्ति है, जीवन है और संस्कृति का साधन है। उपयुक्त कथन की पुष्टि कीजिए। देखो कितनी डिप्लोमेटिक, कितनी ऐसी लाइन लिखे बंदों को पता ही नहीं चले, बट मैं आपको आंसर बताऊंगा, टेंशन मत लो। इसमें भी कहीं ना कहीं आपसे पूछा है कि संस्कृति का राष्ट्रवाद जगाने में क्या भूमिका है। इसमें संस्कृति हो गई, कला हो गई, कोमा लगाते हैं, कविता हो गई, कहानियां हो गई, और संगीत का महत्व राष्ट्रवादी भावनाओं को आकार देने में मदद करता है। यूरोपीय राष्ट्रवाद के संबंध में इस कथन की पुष्टि करें। चलो, इसमें तो यूरोपीय लिखा है, इसलिए आपको पता चल जाएगा चैप्टर नंबर 1 से। बाकी बच्चों को तो पता भी नहीं चलेगा, उनको लगेगा कि भारत में राष्ट्रवाद से वाला क्वेश्चन। समझ रहे हो? आई होप ये आपको समझ आ गया हो। बेसिकली आपसे पूछा है कि लोगों में देशभक्ति जगाने के लिए यूरोप के अंदर, जो यूरोप में पता है क्या था, यूरोप में है ना, लोगों में देशभक्ति जगाने के लिए बहुत सारी चीजें करी गई थी। तो यही पूछा गया है कि क्या चीजें करी गई थी और कैसे लोगों में देशभक्ति की भावना जागी थी बिना लड़ाई के। ओके जी, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला जी। ठीक है जी, इसका आंसर सुन लो। तो पहले पहले हम इसके आंसर पे आ देते हैं। अच्छा, ये टॉपिक क्या है? टॉपिक है रूमानीवाद। ठीक है, आपको अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, रूमानीवाद बताओ, तो वो भी इसी के अंदर है। ठीक है, ये समझ लो कि अगर रूमानीवाद पूछा जाए तो भी यही आंसर लिखना है जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आए तब भी यही आंसर है। क्या आंसर है? अब वो आंसर सुनो। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ, राष्ट्र के विचारों के निर्माण में संस्कृति ने भी अहम भूमिका निभाई। आ गया ना वाला पॉइंट कि संस्कृति ने अहम भूमिका निभाई। अब क्या निभाई वो देखेंगे। कला, काव्य, कहानी, किस्सों, संगीतों ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में अहम भूमिका या सहयोग दिया। ये वाला भी आ गया, ये वाला पॉइंट भी आ गया। ठीक है, अब क्या क्या हुआ वो देखो। अच्छा, अब सबसे पहले तो आपको बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आंसर लिखना है जिस फॉर्मेट में मैंने लिखा है।
समझ रहे हो? तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यस और नो। देखो, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो बड़ी बात नहीं है। मैं जब बता रहा हूं आपको, हर एक क्वेश्चन आपका करा हुआ आएगा, देखा हुआ आएगा, इस वीडियो के अंदर से ही आने वाला है क्वेश्चन। बट क्या आप वो 5 नंबर के क्वेश्चन में 5 मार्क्स स्कोर कर पाते हो, वो बड़ी बात है। तो इसलिए कह रहा हूं, जैसे दे रखा है वैसे लर्न करना, ठीक है। अब रूमानीवाद सुनो। रूमानीवाद क्या है? एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था रूमानीवाद, जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावनाओं को का विकास करना चाहता था। कैसी भावनाओं का? देखो, आमतौर पर रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडल की आलोचना की, और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यमयी भावनाओं पर जोर दिया। तो बेसिकली जो हमारे रूमानीवादी लोग थे ना, जो हमारे कलाकार थे रूमानीवादी, वो ये कहते थे कि भाई ये मत देखो कि आपकी सेना कितनी बड़ी है या आप कमजोर हो, है ना, आप नहीं जीत पाओगे, ये मत देखो। आप बस जिगरा रखो लड़ने का, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अगर आपके अंदर जोश है तो आप जीत पाओगे, है ना। तो बेसिकली यही थे रूमानीवाद, है ना। क्लियर हो गया? यस और नो? ओके। तो रूमानीवाद लोग कौन थे? जो बेसिकली लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए प्रयत्न करते थे, अपने कला के द्वारा, अपने संगीत के द्वारा, अपनी पिक्चर के द्वारा, ठीक है। और ये साइंस वगैरह और इन वगैरह का महिमा मंडल की आलोचना करते थे। वो कहते थे भावनाओं की सुनो, अपने दिल की सुनो। यस और नो? चलो, अभी आपसे दो वर्ड हैं कि दास वॉक्स का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है लोग, और वॉक्स का इसका मतलब क्या होता है? राष्ट्र। ये एक एक मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। चलो, अब एग्जाम्पल पे आ जाते हैं कि जी कैसे रूमानीवाद का यूज किया, उसके बारे में देखने वाले हैं। तो देखो, 18वीं शताब्दी के अंत में रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी महाशक्तियों ने पता ही है आपको कि किसका मतलब ने विभाजन कर दिया था। किसका? पोलैंड का विभाजन कर दिया था, और भी बहुत सारे हिस्से का विभाजन कर दिया था। पोलैंड अब स्वतंत्र भू क्षेत्र नहीं था। याद है ना, अभी अभी थोड़ी देर ऊपर वाले क्वेश्चन पे हमने देखा था कि 1815 की संधि में क्या हुआ था कि जो हमारा रशिया था, रशिया को पोलैंड दे दिया गया। अब देखो, पोलैंड के लोगों ने कैसे लड़ाई लड़ी। पोलैंड के लोग बहुत कमजोर थे, पावर नहीं थी उनमें, सेना नहीं थी उनकी, बट फिर भी उन्होंने आंदोलन किया अपनी भाषा के दम पे, अपने देशभक्ति के दम पे, अपने संगीत, अपने क्षेत्र, अपने कला के दम पे। कैसे किया? अब देखो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल पक्का आएगा एग्जाम में, समझ रहे हो? चलो, पोलैंड स्वतंत्र भूभाग नहीं था, पता है आपको, रशिया ने कब्जा कर लिया था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना को उन्होंने जीवित रखा। अब देखो, एक पर्सन था जिसका नाम था कैरोल कुरपेंस्की, ने राष्ट्रीय संघर्ष को अपने ओपेरे और संगीत से गुणगान किया। मतलब वो है ना, ओपेरा वगैरह से, अपनी आप कह सकते हो सिंगिंग से, जो हमारे पोलैंड के लोग थे ना, उनमें देशभक्ति की भावना जगाए रखता था, और बोलता था कि हमें क्या करना है? रशिया को उखाड़ फेंकना है, ठीक है, रशिया के खिलाफ लड़ना है। ओके। और उसके बाद एक पोलनेस और माजूरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मतलब ये एक लोक नृत्य है, पोलनेस और माजरूका, ठीक है। ओके। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूल से बलपूर्वक हटा दिया गया। रूसी भाषा को हर जगह पर जबरन लाद दिया गया, ठीक है। ये बता रखा है कि जब रशिया ने पोलैंड पे, ओके, मैं ये इसको सिंपल भाषा में कर देता हूँ आपके लिए थोड़ी सी आसानी होगी। रोमानीवाद का क्या मतलब होता है? अपने मतलब ये बोला जाता है कि आप कितने पावरफुल हो, कितने पावरफुल हो, ये मतलब कितने पावरफुल हो, कितनी बड़ी आर्मी है, ये मत देखो। अगर आप में जीतने का जज्बा है, ठीक है, अगर आपको अपने देश, जैसे 1947 में क्या हमारे पास कोई सेना थी? बिल्कुल भी नहीं, फिर भी हमने अंग्रेजों को भगा दिया था। कैसे भगाया था? अपने संगीत के द्वारा। मतलब हमने लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई। भारत माता का एक बहुत एक आप कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट आया, जिसमें सब लोगों को बोला गया कि भारत आपकी माता है, तो वो सारे साथ में आए, उन्होंने बलपूर्वक मतलब ब्रिटिशरों को बाहर फेंका। तो वैसे ही है ना, पोलैंड के अंदर हुआ। पोलैंड पे रशिया ने कब्जा कर लिया था, अपनी भाषा स्कूल वगैरह में थोप रहा था। धार्मिक शिक्षा जो है, पोलिश लैंग्वेज, जो धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी, उसमें बोला गया कि पोलिश लैंग्वेज में मत दो, रशियन लैंग्वेज में दो, है ना। तो बाकी सारे के सारे लोगों ने जान पूछ के रूस के ऑफिसर के सामने जाके पोलिश लैंग्वेज बोली। इसकी वजह से उनको, बहुत सारे लोगों को जो है वो साइबेरिया की जेल में भी जाना पड़ा। बड़ी ठंडी जगह है साइबेरिया में, वहां पर जाना पड़ा, फिर भी वो गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि और इसी चीज को कहते हैं हम देशभक्ति की भावना का, मतलब कैसे उन्होंने संस्कृति का, अपने कल्चर का यूज किया। उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी, रशिया के ऑफिसर के सामने जाके उन्होंने उनको मारा नहीं। उन्होंने वहां पर उनके सामने सिर्फ लैंग्वेज, अपने कल्चर, अपने संगीत का यूज किया, और उनको एक तरफ से किलोल मचा दी। किलोल समझते हो, है ना? दिल्ली में ये वर्ड बड़ा फेमस है, गवर्नमेंट स्कूल में तो खासकर, बट आपको नहीं पता। मतलब किलोल मतलब किलसा दिया, ये वाला वर्ड भी। तो मतलब बड़ा परेशान, मतलब वो बेसिकली उसको लग रहा था कि यार मेरे सामने आप ये पोलिश लैंग्वेज क्यों बोल रहे हो, समझ रहे हो? तो ऐसे ही बेसिकली संस्कृति से लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई। यस सर नो? चलो,
आ जाते हैं जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि 1830 के दशक में यूरोप में बड़ी आर्थिक कठिनाई आई थी और उस कथन का समर्थन करते हुए स्पष्ट करें। तो क्वेश्चन सिंपल आएगा, घुमा फिरा के आपसे ये पूछा जाएगा 1830 के दशक में ना यूरोप में बहुत ज़्यादा कठिनाई चल रही थी, वो कठिनाई बताओ। पहले तो कि यूरोप में बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही थी, जनसंख्या बढ़ रही थी तो बहुत सारे लोग जो है वो रोजगार चाहते थे, उनको रोजगार मिल नहीं रहा था, बहुत सारे लोग गाँव से निकल कर शहरों में आ रहे थे, ठीक है, और बस्तियाँ वगैरह में रहना पड़ रहा था उनको, और बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। छोटे उत्पादकों के उत्पाद और इंग्लैंड से आयातित मशीनें से निर्मित उत्पाद से बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। मतलब जो मशीनों से बने हुए इंग्लैंड के कपड़े आ रहे थे ना, वो सस्ते आ रहे थे, जिसकी वजह से यूरोप में बहुत परेशानी हो गई। यूरोप के जो उत्पादक थे, जैसे मान लो यूरोप के उत्पादक 10 रुपए में कोई चीज़ बनाते थे, ब्रिटेन जो है, इंग्लैंड जो है, वो 5 रुपए में चीज़ बेच देता था। तो लोग, यूरोप के लोग है ना, 5 रुपए की चीज़ खरीदते थे, इसलिए जो यूरोप के उत्पादक है ना, उनको बहुत नुकसान होता था। नेक्स्ट है, सामंती बकायों और दायित्वों के बोझ के कारण किसानों को भी स्थिति खराब थी। मतलब है ना, बेसिकली फ्री में काम करवाया जाता था उनको, किसानों से टैक्स वगैरह लिया जाता था बहुत ज़्यादा, इससे हमारे किसानों की हालत भी खराब थी। और लास्ट पॉइंट है कि फसल खराब के कारण भोजन की कीमतें भी बढ़ गई। तो ये भी एक बहुत बुरा कारण था 1830 के लिए। मतलब 1830 में ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी कि जो खाने का प्राइस है वो तेज़ी से बढ़ गया था। क्या-क्या था कि बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए थे, जनसंख्या बढ़ रही थी, लोगों के खाने के लिए नहीं था। क्यों? क्योंकि फसलें बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। जो हमारे कारीगर थे उनको भी नुकसान हो रहा था क्योंकि ब्रिटेन से सस्ती चीज़ें बनकर आ रही थी। तो ये सारा का सारा है। ठीक है जी? चलो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है हमारा? ओके जी, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि यूरोप में उदारवादियों द्वारा समर्थित राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक आदर्श क्या थे? विचार, अगर आपसे पूछा जाए आदर्श क्या थे या आपसे पूछा जाए विचार क्या थे, आपसे पूछा जाए मांग क्या थे, एक ही आंसर लिखना है आपको, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन समझ गए ना? जो उदारवादी लोग थे, उदारवादी लोग कौन? जो आंदोलन वगैरह कर रहे थे ना, उनकी डिमांड क्या थी? उनकी राजनीतिक डिमांड क्या थी? सामाजिक डिमांड क्या थी? और आर्थिक, वो चाहते क्या थे? वो आपको बताना है। ठीक है जी? एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है कि 1848 में जो हमारे उदारवादी थे, उनकी क्या माँग थी, या 1848 में जो हमारे क्रांतिकारी थे, है ना? जो आज़ाद करवा रहे थे यूरोप को, उनकी क्या डिमांड थी, एक ही बात है, ठीक है? चलो जी, अब आ जाते हैं थोड़ा-सा नीचे आ जाते हैं। ओके, ओके, सबसे पहले तो ये बता रखा है कि उदारवादी का मतलब, उदारवादी जो वर्ड है ना, इंग्लिश में इसको कहते हैं लिबरलिज़्म, और लैटिन में लिबर का मतलब होता है आज़ादी। तो ये आज़ादी चाहते थे। किस टाइप की आज़ादी चाहते थे? तो ये 3 प्रकार की आज़ादी चाहते थे। एक तो राजनीतिक आज़ादी, एक आर्थिक आज़ादी और एक सामाजिक आज़ादी। आज़ादी, विचार, माँग एक ही बात है, टेंशन मत लो। राजनीतिक में क्या चाहते थे? वो कहते थे व्यक्तिगत आज़ादी होनी चाहिए। कहीं भी जाने की, कुछ भी खाने की, पीने की, सोने की, रहने की, कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। दूसरा, वो कहते थे कानून के समक्ष बराबरी होनी चाहिए। किसी को कोई बड़ा या किसी को छोटा ऐसा नहीं दिखाओ, सबको इक्वल दिखाओ। नेक्स्ट है संविधान और प्रतिनिधि संसद होनी चाहिए। संविधान और प्रतिनिधि संसद का क्या मतलब है कि पार्लियामेंट होनी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ये बात उन्होंने बोली, और बुक के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होना चाहिए। राजा जो है वो सिर्फ नाम का हो, ये कहते थे हमारे उदारवादी लोग। और लास्ट पॉइंट है कि राष्ट्र राज्य लिखित संविधान के साथ होना चाहिए। मतलब राष्ट्र राज्य होना चाहिए और वो भी लिखित संविधान होना चाहिए। ठीक है जी? ओके। नेक्स्ट पॉइंट है उनकी आर्थिक मांगे क्या थी? बाजार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसका मतलब है कोई भी बंदा बाजार में कोई भी चीज़ बेच सके, और कोई भी चीज़ अगर वो बंद करना चाहे तो वो बंद भी कर सके अपनी शॉप, है ना? समझ रहे हो ना? पहले क्या होता था, राजा जिसको मंजूरी देता था ना, सिर्फ वही बेच पाता था चीज़ें। बट अब जो हमारे उदारवादी लोग थे वो कहते थे ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी जिसको भी मन करे चीज़ें बेचने का, किसी भी चीज़ को बेचने का, वो कर सकता है। ये बोलते थे हमारे उदारवादी लोग। और क्या चाहते थे? वो कहते थे राज्यों में माल और पूंजी पर लगने वाले प्रतिबंध को हटा दिया जाए। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए प्रतिबंध होते हैं ना, कि ये चीज़ आप मेरे इलाके में नहीं ला सकते, राजा कहता था। तो ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है निजी संपत्ति के स्वामित्व को अनिवार्य बल देते थे। ये कहते थे कि जी निजी संपत्ति होनी चाहिए। पहले लोग समझते थे कि सब कुछ राजा का है। तो जो हमारे उदारवादी लोग हैं वो कहते थे नहीं, ऐसा नहीं है। सब कुछ राजा का नहीं है, नॉर्मल लोगों का है। ठीक है? और नॉर्मल लोग ही जो है उन्हीं की यही सारी की सारी चीज़ें हैं। ठीक है? चलो। सामाजिक विचार क्या था? सामाजिक तौर पे वो क्या चाहते थे? वो कहते थे बंधुआ मज़दूरी खत्म हो जानी चाहिए, और जन्म से जो विशेष अधिकार दिए गए ना लोगों को, वो भी खत्म हो जाने चाहिए। जैसे टैक्स बहुत सारे लोगों को, जैसे जो अगर मान लो कोई कुलीन वर्ग में पैदा हुआ है तो उसको टैक्स मिलेगा, या पंडित वगैरह, पादरी वगैरह में पैदा हुआ है तो उसको टैक्स मिलेगा। तो ये वाला भी सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए। ये मानते थे हमारे उदारवादी लोग। ठीक है? चलो। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि 1848 के काल को यूरोप में उदारवादियों की क्रांति का युग माना जाता है। अब आप है ना ध्यान से देखोगे ना, आपको ना क्वेश्चन जो है ना सेम सेम लग रहे होंगे ये वाले। ये जो अभी हमने 5वां, छठा और 7वां क्वेश्चन देख रखा है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको कॉमन लग रही होगी, बट 1-2 वर्ड की वजह से पूरा आंसर बदल रहा है। देखो, इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि 1830 के दशक में जो जो प्रॉब्लम आई थी ना,
है ना? आर्थिक स्थिति से लेकर, इकोनॉमी से लेकर वो बतानी है। इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है? इस वाले में पूछा है कि हमारे जो उदारवादी हैं, उनकी राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक जो डिमांड थी वो क्या थी? अब जो क्वेश्चन है वो सुनो। 1848 के काल में जो यूरोप था उसके उदारवादी लोगों ने ना इस 1848 के टाइम को उदारवादियों की क्रांति का युग माना जाता है। ऐसा क्यों? मतलब 1848 में बहुत सारे जो है ना आंदोलन हुए थे, इसीलिए उदारवादी की क्रांति माना जाता है 1848 के काल को। अब कौन कौन से आंदोलन हुए थे उसके बारे में हम देख लेते हैं जी। तो ये सारे आंदोलन लिखे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले आंदोलन की बात करते हैं। पहला आंदोलन क्या था? फ्रांस में फरवरी में 1848 की घटना के कारण जो राजशाही का त्याग हुआ और सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार पर आधारित, तो इसमें यह बता रखा है फ्रांस में 1848 में दोबारा से दोबारा से गणतंत्र स्थापित हो गया। और ये कब हुआ? जब हमारे उदारवादियों ने आंदोलन करा। तो पहला पॉइंट तो ये है, ये एक आंदोलन हुआ था हमारे फ्रांस में 1848 में। दूसरा आंदोलन क्या हुआ था कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी साम्राज्य में यानी राजा राले वाले एरिया के अंदर जो उदार मध्यम वर्ग के लोग थे और जो महिला वगैरह थी, उन्होंने क्या किया कि संवैधानिक मांगे मांगी। उन्होंने बोला कि हमारे देश को एकीकरण करो और साथ में हमें बेसिकली संविधान दो, संविधान के अकॉर्डिंग सारी की सारी चीज़ें चलनी चाहिए और एक संविधान होना चाहिए, प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, संघ की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो इसको लेकर भी हमारे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरिया यहाँ के लोगों ने क्या किया? आंदोलन किया 1848 में। इसीलिए इस टाइम को अ, किसका? उदारवादियों ने आंदोलन किया था, इसलिए इसको उदारवादियों की क्रांति का युग माना जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है? जर्मनी के क्षेत्र में जो वर्ग के पेशेवर थे, जो हमारे व्यवसायी थे, जो अमीर लोग थे, है ना? वो क्या कर रहे थे? फ्रैंकफर्ट में इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने डिसाइड किया था कि हम एक पार्टी को वोट देंगे, ठीक है? और वो पार्टी क्या कर रही थी? संविधान वगैरह बनाएगी, ओके? और वहाँ का जो किंग था उसने मना कर दिया था, बट बेसिकली आपको ये समझ आ गया ना कि जर्मनी के अंदर जो अमीर-अमीर लोग थे उन्होंने कहा था कि हम है ना एक पार्टी को वोट देंगे और वो पार्टी हमारे लिए क्या बनाएगी? संविधान वगैरह बनाएगी, ठीक है? और उन्होंने बोला था कि हमारा किंग जो होगा वो फ्रेडरिक वेलम होगा, बट उसके बाद है ना उस किंग ने किंग बनने से, यानी वो जो फ्रेडरिक वेलम था उसने किंग बनने से मना कर दिया था। यस और नो? तो ये वाली भी आंदोलन है कि जो हमारे जर्मनी के लोग हैं वो इकट्ठा हो गए थे, उन्होंने नेशनल असेंबली को मतदान का फैसला किया सबने मिलकर। और किस लिए किया? ताकि संविधान का मसौदा वगैरह तैयार किया जा सके, ठीक है? और 18 से 48 में एक और चीज़ हुई, वो चीज़ क्या हुई कि महिलाओं ने भी बहुत सारे आंदोलन किए। उनकी अलग-अलग डिमांड थी और ये अलग से भी क्वेश्चन आएगा आपको क्या-क्या डिमांड थी। उनको वोटिंग राइट नहीं थे, उनको कोई भी राइट नहीं था। तो इस 1848 में बहुत सारी महिलाओं ने भी आंदोलन किया। क्या? अपने स्वयं के राजनीतिक संघ बनाने के लिए, समाचार पत्रों को छापने के लिए, है ना? और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि वोट वोट माँगने के लिए, मताधिकार के लिए, इन सारी चीज़ों की वजह से हमारी महिलाओं ने भी आंदोलन किया, ठीक है? और इसी प्रकार एक हमारा हैब्सबर्ग में भी एक आंदोलन वगैरह हुआ था, जहाँ पर बंधुआ मज़दूरों को ख़त्म करने के लिए एक आंदोलन वगैरह चला था। तो ये सारे के सारे आंदोलन 1848 में ही हुए थे। ठीक है जी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सारे ही इम्पोर्टेंट है। इस पीडीएफ के अंदर से एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। और है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ़ 13 क्वेश्चन है, मैं दिखा देता हूँ। कहीं आप सोचो ज़्यादा, वो नीचे आंसर लिखे हुए हैं इसलिए वो पीडीएफ बड़ी दिख रही है, बट इतना ही क्वेश्चन है। ओके, अब है ना, इनमें से एक क्वेश्चन 8वाँ, 9वाँ, 10वाँ, 11 8वाँ, 9वाँ और 10वाँ इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पक्का आने वाला है। 101% आने वाला है। क्या है? या तो जर्मनी का एकीकरण पूछेगा या इटली का एकीकरण पूछेगा या ब्रिटेन का पूछेगा, ठीक है? अगर जर्मनी का एकीकरण की बात करें तो आई होप आपको पता हो, मैंने पढ़ाया भी था। जर्मनी के एकीकरण में क्या बताया था मैंने? कि जर्मनी के अंदर है ना बेसिकली राजा हुआ करता था, ठीक है? लोग राजा से बहुत ज़्यादा परेशान थे, उन्होंने आंदोलन वगैरह करना शुरू किया। तो जर्मनी का जो किंग है वो तो नहीं पिघला, बट जर्मनी के पास एक कंट्री है पोलैंड, ठीक है? सॉरी, जर्मनी के पास एक कंट्री है जिसका नाम है प्रशा, ठीक है? प्रशा के जो अमीर-अमीर जो हमारे भू किसान हैं, जिनको जंकर्स बोला जाता है, उन्होंने कहा यार हमें जर्मनी की हेल्प करनी चाहिए। तो उन्होंने उन्होंने अपने किंग से बोला, किंग का नाम था क्या नाम था उसका? काइज़र विलियम। उससे बोला कि यार जर्मनी के लोगों की हेल्प करो, वो आज़ादी माँग रहे हैं। किंग ने बोला चलो मैं हेल्प करता हूँ, और किंग ने एक बंदे को अपॉइंट किया, उसका नाम था ऑटोमन बिस्मार्क। आपसे एग्जाम में अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताओ जर्मनी को एकीकरण करवाने में ऑटोमन बिस्मार्क की क्या भूमिका थी, ठीक है? तो ऑटोमन बिस्मार्क जो था उसने क्या किया कि जर्मनी को एकीकृत कराने के लिए लड़ाई लड़ी। 7 साल तक उसने 3 देशों के साथ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस के साथ लड़ाई लड़ी और एंड में जीत गया और जर्मनी को एकीकृत करा दिया। अब आप बोलोगे सर किंग तो जर्मनी का था, तो ये ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से क्या लड़ने की ज़रूरत थी? अरे ये दोस्त थे हमारे जर्मनी के, यस और नो? तो जर्मनी ने बोला कि यार ये देखो मेरे को हटाने की कोशिश कर रहा है, तो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस तीनों की तीनों आ गए और तीनों को तीनों ने माफ़ी चाहूँगा,
तीनों को हमारे ऑटोमन बिस्मार्क ने नाप दिया, मतलब कहा कि जी छोड़ दो अब इसको, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। ओके जी, थोड़ा सा और आगे आते हैं। और उसके बाद हमारा 18 जनवरी 1871 में हमारा जो प्रशा का राजा था, उसी को हमारा जर्मनी का राजा भी बना दिया, क्योंकि जर्मनी के लोग खुश हो गए कि यार यहाँ के देखो प्रशा के किंग ने तो हमारी हेल्प करी है, इसी को हमारा किंग बनाते हैं। और किंग बना दिया। और उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे बदलाव आए हमारे जर्मनी के अंदर। नई बैंकिंग मुद्रा आई, बैंकिंग सिस्टम आया, कानूनी व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, ये सारी की सारी चीजें आई जो कि अच्छी थी। ठीक है, चलो बाकी मैं आपको, अच्छा एक थोड़ा सा आ जाते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारा ये व्लॉगिंग चैनल है, इस पर मैं लाइव वगैरह ले रहा हूँ, एमसीक्यू वगैरह, है ना। तो इसको तो ज्वाइन कर ही लेना। और साथ में हमारे मेन पॉइंट टेक वाला भी चैनल है, इस पर मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ कि एक स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है, तो इस वाले चैनल को भी देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल है। एग्जाम के बाद देखना, अभी पूरा फोकस आप एग्जाम पे रखो। और दूसरी बात यह है कि आपको ये जो नोट्स वगैरह है ना, ये वाले इस चैप्टर के नोट्स वगैरह हैं, ये जैसे आपको दिख रहे हैं, मैक्सिमम चैप्टर के नोट्स वगैरह मैं अपलोड कर चुका हूँ। वो आपको www.mainpointstudy वाली वेबसाइट में मिल जाएंगे। सीधा गूगल पे जाके लिखोगे ना mainpointstudy.in, है ना, तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, वहां पर नोट्स वगैरह अपलोडेड है। अब चाहो तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, बट अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, ठीक है। इटली का यूनिफिकेशन, इटली का एकीकरण। तो इटली के एकीकरण में देखो, इटली है ना, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। इटली है ना, पहले 3 अलग अलग भागों में बटा हुआ था, उत्तर, मध्यम का और दक्षिण का, ठीक है। और इटली में ऐसे 7 राज्य थे, ऐसे मिले हुए थे ना, 7 राज्य ऐसे मिले हुए थे, 7 राज्य। और सातों में सिर्फ एक ही ऐसा राजा था जो इटालियन बोलता था, उसका नाम था विक्टर इमैनुअल सेकंड, ठीक है। और उस इलाके का नाम क्या था, सार्दिनिया पिडमोंट। वो सार्दिनिया पिडमोंट एक ही ऐसा इलाका था पूरे के पूरे इटली के अंदर जहां पर इटालियन बोलने वाला किंग था, ठीक है। या इतावली, इतावली इटालियन को बोलते हैं हिंदी में, इतावली बोलने वाला किंग था, ठीक है। अब हुआ क्या कि एक पर्सन था जिसका नाम था चीफ मिनिस्टर कैवर। क्या नाम था, चीफ मिनिस्टर कैवर। तो मैं दिखा देता हूँ, ये रहा, काबुल लिखा हुआ है। तो चीफ मिनिस्टर कैवर ने बोला कि मैं करवाऊंगा जर्मनी को एकीकृत। और उसने क्या किया कि 1859 के अंदर इस वाले एरिया को कब्जा कर लिया और इस वाले को इटली के अंदर मिला दिया, ठीक है जी। यहाँ बीच में पोप था, पोप यानी पंडित होते हैं, क्रिश्चियन पंडित होते हैं, प्यार से मान गए। और उसके बाद हमारे स्पेन, बर्बन किंग ऑफ स्पेन के जो बर्बन किंग ऑफ स्पेन थे ना, यानी स्पेन के जो बर्बन राजवंश के किंग थे, उनसे लड़ाई लड़ी हमारे एक और बंदे ने जिसका नाम था गसे पे गरीबाल्दी, ठीक है। तो यानी अगर आपसे पूछा जाए तो 3 भागों में बटा हुआ था। जो ऊपर वाला जो हमारा ऑस्ट्रिया हंगरियन एम्पायर था ना, उसको किसने हराया, हमारे काबुर ने, ठीक है। ये रहा, काबुर ने हराया। दूसरा जो पोप था प्यार से मान गया। और जो दक्षिण वाला था ना, बर्बन किंग ऑफ स्पेन, यानी जो हमारा क्या नाम था उसका, बोले तो स्पेन के जो बुर्बो राजवंश के लोग थे, उसको हमारे गसीबे और गरीबाल्दी ने हटाया। और एंड में जाके इस एरिया को मिला दिया गया। और किंग पता है किसको बनाया गया, वही बंदे को जो पूरे के पूरे इटली में इटालियन बोलने वाला किंग था, जिसका नाम क्या बताया था अभी अभी ऊपर हमने देखा था, क्या देखा था, विक्टर इमैनुअल सेकंड। ये लिखा विक्टर इमैनुअल सेकंड, ठीक है। नीचे दिखा दूँ इसका नाम, नीचे भी लिखा हुआ है। ताजपोशी हुई थी बंदे की, ये देखो 1861 में इसको किंग बना दिया गया। एक मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। चलो जी, ब्रिटेन पे भी आ जाते हैं। ब्रिटेन का भी मैं आपको बता देता हूँ। ब्रिटेन ने है ना एक दिमाग लगाया, वैसे तो ब्रिटेन का पूरा आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, बट मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, ठीक है। ब्रिटेन में ना पहले एक किंग हुआ करता था 1688 से पहले, उसको हटा दिया गया। और ब्रिटिश पार्लियामेंट की सारी पावर जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने पास ले ली। यानी पहले जो किंग के पास पावर थी ना, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ले ली। देखो उस टाइम तो ब्रिटिश था ही नहीं, उस टाइम इंग्लैंड था। दोबारा से समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मैं चाहता हूँ फुल मार्क्स आए, बट समझाऊंगा आपको अच्छे से। बात क्या थी कि हमारा पहले एक इंग्लैंड हुआ करता था, इंग्लैंड में किंग हुआ करता था। 1688 में उस किंग को हटाया गया और सारी की सारी पावर जो है ना, वो इंग्लैंड के पार्लियामेंट को दे दी गई। और पार्लियामेंट में ज़्यादातर अंग्रेज थे, अंग्रेज कौन, इंग्लिश बोलने वाले, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इंग्लैंड आ गया। अच्छा ब्रिटेन होता क्या है मैं आपको ये भी बता देता हूँ पहले। ब्रिटेन है ना एक्चुअल में 3 4 कंट्री से मिलकर बना है। कौन कौन से, इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस आयरलैंड प्लस हमारा वेल्स। बट वेल्स आपको लिखना नहीं है बुक में, वेल्स के बारे में इतना नहीं दे रखा, बट याद रखना इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस प्लस वेल आयरलैंड, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इंग्लैंड तो ठीक है, स्कॉटलैंड को कब मिलाया, स्कॉटलैंड को मिलाया जी 1707 में। एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ था जिसमें स्कॉटलैंड को भी मिला लिया। और स्कॉटलैंड को ना धोखे से मिलाया, कैसे, स्कॉटलैंड के लोगों को बोला कि हम आपके कल्चर की रिस्पेक्ट करेंगे, हम इंग्लिश है तो क्या हुआ, हम आपके स्कॉटिश कल्चर की रिस्पेक्ट करेंगे, बट कुछ नहीं हुआ। जबरदस्ती मिला लिया, एक तरह से धोखा दे दिया उनको, उनकी संस्कृति का एक तरह से योजनाबद्ध तरीके से उसको दबाया गया, ठीक है। उसके बाद आयरलैंड को भी मिलाया गया, आयरलैंड को 1801 में मिलाया गया। अब उनको कैसे मिलाया गया, बेसिकली आयरलैंड के अंदर है ना
कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की लड़ाई चल रही थी और उसका फायदा उठाया यूनाइटेड किंगडम ने, यूके ने और आयरलैंड को भी मिला लिया, है ना। तो सबसे पहले इंग्लैंड था, ठीक है, उसके बाद इंग्लैंड में स्कॉटलैंड को मिलाया गया 1707 में, और तब ये दोनों के दोनों मिलकर यूनाइटेड किंगडम बने, ठीक है। और उसके बाद आयरलैंड को भी मिला लिया गया, कब, 1801 में, ठीक है। और एंड में जाके हमारा ब्रिटेन बना। बाकी देखोगे ना आप, जर्मनी को बनने में 2-3 साल लगे, एकीकरण होने में, इटली को बनने में भी 2-3 साल, बट इसको पूरे 100-150 साल, है ना। 1688 से स्टार्ट हुआ और 1801 के अंदर एकीकरण पूरा का पूरा खत्म हुआ, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, प्रश्न पे आ जाते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण है, यानी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना क्यों जागी। सबसे पहले तो राष्ट्र राज्यों का उदय, यानी बहुत सारे लोग ये चाहने लग गए थे कि यार अब है ना हमारा राष्ट्र राज्य होना चाहिए, यानी हमारे ऐसा देश होना चाहिए जहां पर हमारे जैसे ही लोग रहे, हमारी लैंग्वेज के ही लोग रहे। तो इसकी वजह से लोगों ने क्या किया, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागी। लोकतांत्रिक सिद्धांतों का बढ़ावा, अब धीरे धीरे लोगों को समझ आ रहा था कि यार लोकतंत्र हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, किंग को हटाना पड़ेगा, और इसकी वजह से भी लोगों में देशभक्ति की भावना जागी। नेक्स्ट है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता पर बल। अब है ना लोग जो है हमारे यूरोप के वो चाहने लगे थे कि जी अब क्या हो, सबको इक्वालिटी दी जाए, और इसकी वजह से उन्होंने आंदोलन वगैरह किया। नेक्स्ट है राष्ट्र में मानवीय अधिकार की मांग। अब है ना लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि किंग बहुत खराब होते हैं, तो अब उन्होंने क्या किया, मानव अधिकारों की मांग करना शुरू कर दी, और उसके लिए ऑब्वियस सी बात है किंग मानेगा नहीं, तो किंग के खिलाफ लड़ाई करना शुरू कर दिया। और लास्ट है कि निरंकुश राजतंत्रों में क्रांतिकारी प्रतिक्रिया। जो किंग थे वो बहुत खराब थे, उनके खिलाफ भी लोगों में गुस्सा भरा हुआ था, और इसकी वजह से भी लोगों में देशभक्ति की भावना जागी और उनको हटाने का एक उन्होंने सोच लिया दिमाग के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट वाला इसी से में मिलता जुलता है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है बट इसी के अंदर दे दिया मैंने कि महिलाओं का योगदान बताइए। महिलाओं ने यूरोप में जो है वो राष्ट्रवाद जगाने के लिए क्या किया किया, उन्होंने भी राजनीतिक संगठन का निर्माण किया, समाचार पत्रों को प्रकाशन किया जिससे लोगों में देशभक्ति की भावना जागे। उन्होंने ना मत अधिकार प्राप्ति हेतु बहुत सारे आंदोलन वगैरह करे, बट उनको एंड तक वोटिंग राइट नहीं मिला, ठीक है। राजनीतिक बैठकों वगैरह, प्रदर्शन वगैरह उन्होंने हिस्सा भी लिया था, ठीक है जी। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में पूरा उन्होंने पार्टिसिपेशन दिखाया था, बट उनको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की गैलरी पे खड़ा करके बोल दिया कि बस देखो वोट मत डालो, तो ये उनके साथ बुरा हुआ महिलाओं के साथ, ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। पहले तो ये ओके ये वाला बता देता हूँ, पहले क्वेश्चन नंबर 13 बता देता हूँ। राष्ट्रवादी कवियों ने रूपक के रूप में महिलाओं को ही क्यों चुना। अच्छा, ये रूपक क्या होती है, जब किसी देश को एक महिला की तरह रिप्रेजेंट करा जाता है उसको हम रूपक कहते हैं। इजी लैंग्वेज में बताऊं, भारत माता। क्या भारत माता कहीं रहती है, कोई एड्रेस है हमारी माता का, भारत माता का नहीं, कोई एड्रेस नहीं है, दिल में है वो हमारे, ठीक है। तो बेसिकली रूपक का मतलब वही होता है कि बेसिकली जब किसी देश को एक लेडी की तरह रिप्रेजेंट किया जाए उसी को हम रूपक कहते हैं, ठीक है। भारत माता, और सिर्फ ऐसे नहीं कि भारत में ही है, ठीक है। फ्रांस के अंदर जो है वो क्या नाम है, मारियान है, जर्मन के अंदर जर्मेनिया है, तो ये क्या है, ये हमारी रूपक है, ठीक है। तो हमारे कवि वगैरह ने, राष्ट्रवादी कवि वगैरह थे ना, उन्होंने देशभक्ति की भावना जगाने के लिए किया था। जैसे भारत में किया, भारत माता बोला। अब जब आप भारत माता बोलते हो ना, तो एक 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 इमोशन जागता है। तो वही चीज करी गई थी हमारे यूरोप के लोगों द्वारा, उन्होंने भी महिलाओं का नाम यूज किया और देशभक्ति की भावना वगैरह जगाई, ठीक है जी। तो ये लिखा हुआ, ऑल दो इसमें देखो ये बात लिखी है, ये कोई वास्तविक महिला नहीं है, ये कोई वास्तविक महिला नहीं है, ये बस दिमाग के अंदर है। और जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, फ्रांस में मारियान वगैरह है और जर्मन में जर्मेनिया वगैरह है, ठीक है जी। क्लियर हो गया, ओके। अब आ जाते हैं बल्कांस पे। बल्कांस है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। बल्कांस बेसिकली एक एरिया है बहुत बड़ा, ठीक है। बल्कांस का पहले बहुत बड़ा एरिया था, और हुआ क्या, जिसमें आज है ना ग्रीस, मुकुदेनिया, क्रोएशिया, स्लावनिया, सर्बिया, ये सारे के सारे देश शामिल थे। बट अब हुआ क्या कि इन सारे देशों के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद जागने लगा, और उन्होंने सोचा कि यार हम है ना बल्कांस का हिस्सा नहीं रहना चाहते, अब अपना अलग अलग देश बनाएंगे। और लोगों में देशभक्ति की भावना जागी, आंदोलन वगैरह किया, और अलग होते हुए चले गए बल्कान से, और इसी की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुआ। तो यही थी बल्कान की समस्या, ठीक है। क्लियर हो गया। और एक्चुअल भी हम भी ऐसे ही आज़ाद हुए थे, हमारे लोगों में भी देशभक्ति की भावना जागी, और हमने कहा कि नहीं अंग्रेज से आज़ाद होकर रहेंगे, और हो गए आज़ाद, ठीक है जी। चलो क्लियर हो गए बल्कान तो हो गए सारे के सारे क्वेश्चन। अब कुछ छोटे से एक्स्ट्रा एक दो क्वेश्चन है। कौन कौन से, एक तो जॉल्वरीन वाला, जॉल्वरीन कब बना था, ये क्वेश्चन आ सकता है एक मार्क्स में। जॉल्वरीन जो था वो 1834 में बना था, ठीक है। देखो इसकी एमसीक्यू की वीडियो देखना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या लाइव आ जाना। कहाँ पर, हमारे मेन भरत कुमार खोरवाल वाले चैनल पे। दिखा दूं क्या दोबारा से, भरत कुमार खोरवाल वाले चैनल पे लाइव आ जाना, लाइव मिलेंगे करेक्ट 8 बजे, ओके ओके। और बाकी ये कुछ प्रतीक वगैरह दे रखे हैं, जैसे कि टूटी हुई बेड़ियां आज़ादी का प्रतीक है, ठीक है। बाज छाप वाला कवच जो है वो किसका, जर्मन समुदाय की शक्ति का प्रतीक है।
और बलूत पत्तियों का मुकुट जो जर्मेनिया सर पे पहनती है वो वीरता का प्रतीक है। ये एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है, बट फिर भी मैंने दे दिया क्योंकि अपन रिस्क नहीं लेना चाहते, अपन को फुल मार्क्स चाहिए 80 आउट ऑफ 80, ठीक है, या 100 आउट ऑफ 100 बोले तो। क्लियर है ना? चलो। और बाकी ये भी कुछ चित्रों का आप अगर देखोगे, हमारी ये जो महिलाएं हैं इन्होंने देखो सर पे ताज भी पहना है, ये वही वाला ताज है जो वीरता को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा वाला? ये रहा, बलूत पत्तियों का मुकुट वीरता को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। और तलवार, तलवार पे लिपटी जो हमारी जैतून की डाली है वो शांति का प्रतीक है। मैं दिखा भी दूं, ये इस पे ना ये जैतून की डालियां हैं लटकी हुई, ऐसे दिख रही होगी आपको, तो ये भी क्या है? वीरता का प्रतीक है। ओके। ओह सॉरी, शांति का प्रतीक है। और बाकी ये अ, एक देखा था हमने कमीलो दे कैवर, याद है? कावुर, काबूर याद है ना? इटली को एकीकृत करवाने में ऊपर वाले एरिया यानी जो ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग अंपायर है उसको इटली के अंदर मिलाने में इसका बहुत बड़ा योगदान था। तो इस पे एक शॉर्ट नोट आ सकता है और एक गसे पे मजीनी पे आ सकता है। वैसे इस पे मैंने पहले से ही बता रखा है, 1807 में पैदा हुआ था जिनेवा के अंदर। और यंग इटली और यंग यूरोप नाम से इन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई थी, देखो लिखा भी है यंग इटली और यंग यूरोप भी लिखा होगा। कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ, यंग इटली और यंग यूरोप दोनों याद रखो, ठीक है। ये देखो लिखा भी है यंग यूरोप। ओके। और ये पता है क्या बोलते थे? एक बार मेटरनिक ने बोला था कि ये जो जेसेपी है ये हमारे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। ओके जी, तो जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए का उदय। अब हम करने वाले हैं हमारा मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो ना तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है, कमेंट ज़रूर करना, क्वेश्चन के आंसर भी बताते जाना साथ साथ में, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट जो चैनल है उनको सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक और बात बता देता हूँ, चैप्टर को देखने के बाद है ना एमसीक्यू जरूर करना है चैप्टर के, ताकि एक एक मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि देखो इस चैप्टर के अंदर पहले तो है क्या, मैं वो बता देता हूँ। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम प्रिंट के बारे में पढ़ेंगे, बुक्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। पहले आपको पता है बुक्स हाथ से लिखी जाती थी। अब जो हाथ से लिखी जाती थी ना बुक, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। क्या क्या प्रॉब्लम थी, यही है आपका पहला क्वेश्चन। मुद्रित सामग्रियों की तुलना में हस्तलिखित पांडुलिपि, जो हाथ से लिखी जाती थी ना बुक, उनमें कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी वो बताना है। या घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हस्तलिखित पांडुलिपि का उत्पादन पुस्तकों की बढ़ती मांग को पूरा क्यों नहीं कर पा रहा था, क्यों नहीं कर सका, कारण बताइए। मतलब हस्तलिखित पांडुलिपि है ना कहीं जितनी लोग है ना बुक ज्यादा मांग रहे थे, हस्तलिखित पांडुलिपि जो है वो उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। समझाऊंगा अभी क्वेश्चन का मतलब। और लास्ट क्वेश्चन है कि हस्तलिखित पांडुलिपि की कमियां बताइए, ठीक है। रियली सॉरी। चलो आंसर पे आ जाते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन समझा देता हूँ पहले वाला। जो हस्तलिखित पांडुलिपियां होती है ना, बात यह है कि देखो मैं लिखने वाला हूँ, बुक लिखूंगा मैं, एक दिन में एक बुक तो लिख नहीं पाऊंगा, महीने में मेरे को एक दो बुक लिखनी पड़ेगी, मतलब एक दो बुक लिख पाऊंगा मैं। ओके। प्रिंट तो है नहीं कि छाप दिया, लिखने में टाइम लगेगा। और बुक जो है वो मान लो 100 बंदे खड़े हैं बुक लेने के लिए, बट मैं सिर्फ एक बंदे के लिए बुक बना पाऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि बढ़ती हुई मांग को है ना, पुस्तकों की बढ़ती हुई मांग को हस्तलिखित पांडुलिपि पूरी नहीं कर पा रही थी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था कि हस्तलिखित पांडुलिपि में क्या क्या कमियां थी। पहला, हस्तलिखित पांडुलिपि को बनाना एक बहुत ही ज़्यादा थकाऊ काम था, ठीक है। नकल करने में समय बहुत ज़्यादा लगता था, और पांडुलिपि जो होती थी हस्तलिखित वो महंगी होती थी। दूसरा, ये नाजुक भी होती थी, बहुत संभालना पड़ता था, इसको संभालना बहुत कठिन था। और इस पांडुलिपि को हर जगह नहीं ले जा सकते थे, ले जाना आसान नहीं था क्योंकि फट सकती थी, है ना। प्रिंट वाली जो बुक, जैसे आज आपके पास जो बुक है ना वो प्रिंटेड बुक है, ठीक है, उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती। बट हस्तलिखित जो पांडुलिपि होती है, जो हाथ से लिखी हुई होती है ना, उनको बहुत ध्यान से रखना पड़ता है क्योंकि कभी भी फट सकती है। तो ये कुछ कमियां थी। ओके। और यही रीजन है जिसकी वजह से वो बढ़ती हुई मांग को पूरा नहीं कर पा रही थी, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है, हस्तलिखित पांडुलिपि अत्यधिक महंगी होती थी, नाजुक होती थी, और मुद्रित सामग्री की तुलना में आसानी से कहीं मुद्रित सामग्री को आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता था और वो सस्ती होती थी। ये डिफरेंस वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपसे आए कि हस्तलिखित पांडुलिपि और मुद्रित पुस्तकों में क्या डिफरेंस है, तो यही डिफरेंस है, ये महंगी होती थी, ये सस्ती होती थी। इनको संभालना थोड़ा आसान होता था, किसको? मुद्रित को, प्रिंटेड बुक्स को। और इनको संभालना थोड़ा मुश्किल होता था, हस्तलिखित पांडुलिपि को, ठीक है। इनको आसानी से पढ़ा जा सकता था, ठीक है। हस्तलिखित पांडुलिपि को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हुआ करता था, है ना, पढ़ना बहुत मुश्किल क्योंकि नाजुक थी बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे किताबों की मांग बढ़ती गई वैसे वैसे जो है वो जो हमारी जो हस्तलिखित पांडुलिपि है वो मांग को पूरा नहीं कर सका। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी के बाद यूरोप के मुद्रण प्रौद्योगिकी में किन्हीं 5 नवचारों की व्याख्या कीजिए। पहले तो मैं आपको ये आ जाते हैं, आंसर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन ये था कि 18वीं शताब्दी के बाद है ना जो प्रिंटिंग मशीनें होती है ना, आपको पता है ना प्रिंटिंग मशीन सबसे पहले कौन किसने बनाई थी? वो बनाई थी 1448 में। एक पर्सन था जिसका नाम था जोहान गुटनबर्ग, ठीक है। उसने 1448 में बनाई थी हमारी एक प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंट करने वाली मशीन। पहले हाथों से लिखी जाती थी उससे पहले,
और उसने सबसे पहली बुक पता है कौन सी छापी थी? बाइबल, 300 कॉपियाँ छापी थी, 180 कॉपियाँ, सॉरी 180 कॉपियाँ बाइबल की छापी थी उसने। ओके जी, चलो बाकी क्वेश्चन वगैरह देखते हैं। तो उसका आंसर क्या है कि क्या क्या बदलाव हुए थे हमारी प्रिंटिंग, मतलब ये छपने के बाद, ये मशीन बनाने के बाद, जोहान गुटनबर्ग के मशीन बनाने के बाद और भी बहुत सारे आविष्कार हुए थे, उस मशीन में बहुत सुधार आया था। तो ये लिखा हुआ है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में न्यूयॉर्क के एक पर्सन थे जिनका नाम था रिचर्ड एम हो। उन्होंने भी शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को सिद्ध कर लिया, परफेक्ट कर लिया, जो कि 1 घंटे में 8,000 शीट प्रिंट कर सकती थी। मतलब रिचर्ड एम हो ने ऐसी मशीन जो है प्रिंटिंग प्रेस को ऐसे डेवलप कर दिया कि वो 8,000 शीटें 1 घंटे में छाप सकती थी। नेक्स्ट है कि 19वीं शताब्दी के अंत में ऑफसेट प्रिंटिंग विकसित हो गई, जो कि 6 रंग जो है वो एक साथ छाप सकती थी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है कि 20वीं शताब्दी में क्या क्या बदलाव आए। बिजली से चलने वाली प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी। फीडिंग पेपर में थोड़ा सुधार हुआ, जो पेपर मशीनों में डाला जाता है उसमें थोड़ा सुधार हुआ। प्रिंटिंग प्रेस की प्लेट की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी हुई, है ना। और साथ में स्वचालित पेपर रील्स आ गई थी। अब है ना, बंदे को बार बार पेज नहीं डालना पड़ता था, मशीन आ गई थी उसके लिए। कलर रजिस्टर का फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल का आगमन भी हुआ, मतलब आप कलर कंट्रोल भी कर सकते हो पेपर में। तो ये सारे के सारे चेंज आए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी इस क्वेश्चन पेपर मैंने देखे ना सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है यही वाला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति में, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसमें बुक्स का, मुद्रण संस्कृति का क्या रोल था, ये पूछा गया आपसे। तो ये रहा जी आंसर, बिल्कुल डिट्टो लिख कर आना है। ठीक है, तभी आपको 5 मिलेंगे, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्या क्या बदलाव है, मतलब एक तरह से लोगों में लोगों को आंदोलन करने के लिए बुक्स ने कैसे प्रेरित किया, ये पूछा है। तो प्रिंट के आने से क्या हुआ, जो प्रसिद्ध हमारे जो विचारक थे, जैसे कि वॉल्टेयर हो गए और रोजियो हो गए, इसको रोजियो बोलते हैं, रूसो लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, सेम ही है, रूसो भी सेम ही है, हिंदी में रूसो बोलते हैं। उनको लोगों ने बहुत बड़े लेवल पे पढ़ा। जब उनको पढ़ा तो जो हमारे ये विचारक थे वो कहते थे कि है ना, आप है ना प्रथा पे मत जाओ, आप है ना तर्क वितर्क की बात करो, आप क्या सही है क्या गलत है उसकी बात करो, क्या चला आ रहा है उसकी बात मत करो। इससे उन्होंने लोगों के दिमाग को थोड़ा डेवलप किया, वाद विवाद का एक नई संस्कृति का निर्माण किया। लोग जो है वो राजा के खिलाफ अब सोचने लग गए थे, दिमाग में क्वेश्चन उठने लग गए थे उनके। और इसी चीज से क्या हुआ कि उन्होंने मौजूदा विचारों और विश्वासों पर सवाल उठाने की, मतलब सोचना शुरू कर दिया और सवाल उठाने की आवश्यकता वगैरह को मान्यता दी कि जी हमको सवाल पूछने चाहिए, गलत है उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है जी, चर्चा वगैरह होने लगी इस चीज़ पर। किसकी वजह से हुई है? बुक की वजह से, है ना, क्योंकि वॉल्टेयर रोजी ने जो बुक लिखी थी लोग उसको पढ़ने लग गए थे। और 1780 के दशक में जो साहित्य थे उसकी तो बाढ़ सी आ गई थी। बहुत सारे जो साहित्य थे, बुक्स थे, वो तो राजघरानों को, राजा वगैरह का मजाक भी उड़ाया करती थी, उनकी नैतिक आलोचना भी करती थी। तो इससे भी कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में क्या हुआ कि लगा क्या राजा गलत है, और उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन वगैरह करना शुरू किया और उन्होंने फांसी क्रांति को जन्म दिया। और लास्ट है, प्रिंट ने सीधे दिमाग पर असर नहीं डाला, लेकिन इसने अलग तरह से सोचने की संभावना खोल दी। ठीक है, उन्होंने कोई नेगेटिव चीज़ नहीं फैलाई बुक ने। बुक बेसिकली लोगों को बता रही थी कि आप सोचो, जब तक आप चीज़ों का समाधान, जब तक चीज़ों के बारे में सोचोगे नहीं वो सही नहीं होगी, है ना। असली चेहरा किंग का दिखाने में हेल्प करी थी। पहले लोग है ना आंख बंद करके किंग का बिलीव करते, अब नहीं करते थे, बट बुकों के आने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार योगदान किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो मुद्रण संस्कृति थी, बुक्स वगैरह थी, भारत के लोगों ने उसका कैसे यूज किया, हमारे राष्ट्रवादियों ने उसका कैसे यूज किया। तो भारत के जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने बहुत अलग अलग भाषा के अंदर, ठीक है, बड़ी संख्या के अंदर समाचार पत्र को प्रकाशित किया। जो हमारे राष्ट्रवादी नेता थे उसके अंदर लेख वगैरह छापते थे, और अपनी जो बातें हैं वो उस लेख के जरिए, समाचार पत्रों के जरिए लोगों तक पहुंचाते थे अपने विचारों को। ठीक है, विभिन्न समुदाय और स्थानों के लोग इस प्रिंट और मीडिया से जुड़ते थे, और समाचार पत्रों ने अखिल भारतीय पहचान बनाने के लिए एक स्थानीय और एक दूसरे से, मतलब अखिल पहचान बनाने के लिए एक स्थान को दूसरे स्थान तक समाचार पहुंचाया। बेसिकली हुआ क्या, अब है ना, पहले लोग है ना अपने आप को गुजराती, मराठी, हरियाणवी, बंगाली ऐसे देखते थे। बट जैसे जैसे समाचार पत्रों में एक ही न्यूज़ सबके बारे में आ गई ना, तो उन लोगों में देशभक्ति जागी, एक है ना भारतीय की आइडेंटिटी फोकस किया उन्होंने कि नहीं, हम मतलब बाकी सब बाद में, पहले हम भारतीय पहले हैं। तो ये पहचान दिलाने में सबसे बड़ा योगदान था हमारे राष्ट्रवादियों के छापे गए समाचार पत्रों का। नेक्स्ट है, ये राष्ट्रवादी अखबारों ने औपनिवेशिक कुशासन को भी उजागर किया कि ब्रिटिश क्या क्या गलत कर रहा है, और उनके खिलाफ भी बोला। ठीक है, और इसीलिए आम आदमी जो है वो सामग्री आसानी से समझ भी सकता था, क्योंकि बहुत आसान भाषा में जो है वो लिखा जाता था। और एक एग्जाम्पल दे रखा है कि राष्ट्रवादियों ने कैसे कह सकते हो प्रेस का कैसे यूज़ किया, प्रिंटिंग प्रेस का। 1907 के अंदर है ना, पंजाब के बहुत सारे क्रांतिकारियों को जेल में डाला जा रहा था। उस समय बाल गंगाधर तिलक जो थे ना हमारे, उन्होंने एक लेख लिखा था उन लोगों के फेवर में। ठीक है, और बहुत बड़ा जन सैलाब है ना उठ चुका था, विरोध करने के लिए बहुत सारे लोग आ चुके थे। ये इस चीज़ को दिखाता है
कि कहीं न कहीं प्रिंट से लोग जो है ना वो एकजुट हो रहे थे और आंदोलन वगैरह कर रहे थे। और उस समय देखो बहुत बड़ी बात है। आज तो देखो सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर आप किसी चीज़ से एग्री नहीं करते आप बोल दो। बट उस समय देखो सिर्फ़ बुक्स पढ़ के बहुत सारे लोग जो है समाचार पत्र करके पढ़कर एक साथ इकट्ठा हो जाते थे। तो ये कितनी बड़ी बात है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। मुद्रण क्रांति ने किस प्रकार पढ़ने के जुनून को बढ़ावा दिया, या प्रिंटिंग प्रेस ने यूरोप में पढ़ने की एक नई संस्कृति कैसे बनाई? ठीक है, मतलब जैसे जैसे जो मशीनें, जो प्रिंटिंग प्रेस आ रही थी ना, है ना, उससे बहुत ज़्यादा लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? तो देखो जैसी प्रिंटिंग प्रेस आई ना, तो उससे फ़ायदा क्या हुआ? एक नई पढ़ने की जनता का उदय हुआ। क्यों? क्योंकि अब जो थी वो छपाई वगैरह जी जो थी मशीनें से छपती थी, वो जो थी बहुत सस्ती होती थी। लोग उसको बहुत आसानी से खरीद पाते थे। बुकों में जो बाज़ार है उसमें बुकों की बाढ़ सी आ गई थी, तो बहुत सारे लोग उनको बड़ी संख्या में खरीदने लग गए थे, ठीक है? पढ़ने की एक नई संस्कृति शुरू हो गई। और सिर्फ़ अमीर लोग नहीं, जो गरीब लोग होते थे ना, वो भी पढ़ते थे। अच्छा, उनको वो पढ़ते नहीं थे, तो पता है क्या किया जाता था? उनको सुनाई जाती थी, ठीक है? जैसे मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, लोगों के सामने जाके उस बुक को पढ़ूँगा, ताकि जो, और उनके लिए क्या किया जाता था, उनके लिए पिक्चर वगैरह भी बनाई जाती थी उस पर, ठीक है? ताकि जो है वो लोग भी उसको सुन सके और उनको वो भी खरीद सके। चित्र वगैरह भी लगाए जाते थे, ताकि जो अनपढ़ लोग हैं ना, वो भी चित्र को देखकर कुछ समझ सके और उस बुक्स को खरीदे, ठीक है? और बाकी मौखिक रूप से तो जो है वो चीज़ें जो है उनको सुनाई जाती जाती थी। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि बुकों के आने की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया था। चाहे जिनको पढ़ना नहीं आता था, उनको भी बेसिकली उन्होंने भी बुक खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पढ़कर सुनाई जाती थी, उसमें पिक्चर्स वगैरह होती थी सुंदर-सुंदर, तो वो देखते थे, उनको खुशी मिलती थी, है ना? ये सारी बातें लिखी हुई है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। कुछ लोगों को आसानी से उपलब्ध मुद्रित पुस्तकों के प्रभाव का डर क्यों यूरोप से क्यों था? ये पूरा लिखा है, क्यों था? कुछ लोगों को आसानी से उपलब्ध मुद्रित पुस्तकों के प्रभाव का डर क्यों था? ठीक है, यूरोप में से एक और भारत में से एक उदाहरण को चुनिए। मतलब बहुत सारे लोग हैं ना, बुक जो है बहुत ज़्यादा हो गई थी, अभी अभी मैंने देखा, बहुत सारे लोग इससे खुश नहीं थे। कौन से खुश, अच्छा पहले लोग कौन खुश नहीं थे उसका देख लेते हैं। ओके, देखो बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये जो बुक है ना बहुत आसानी से उपलब्ध है, इससे ना लोगों के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि वो पढ़ेंगे कहीं ना कहीं वो क्या होंगे, उनके दिमाग में अधर्मी और विद्रोही जो विचार है वो फैलेंगे, और जो हमारे मूल्यवान साहित्य है ना वो नष्ट हो जाएंगे, और लोग उन पर उंगली उठाना शुरू कर देंगे। जो धर्म की किताबें हैं लोग, और हुआ भी ऐसा ही, मार्टिन लूथर किंग आपको पता है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं धर्म पे जो है वो सवाल उठाना शुरू कर दिया था, है ना? तो यही बात दिखी हुई है कि बहुत सारे लोगों को, जो ज़्यादातर जो चर्च वगैरह के लोग थे, उनको ये डर था कि लोग जो है उनके दिमाग में अधर्मी विचार ना आ जाए, विद्रोही विचार ना आ जाए, और वो धर्म के खिलाफ ना हो जाए। और ऐसा हुआ भी। पहले यूरोप का एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक रोमन कैथोलिक चर्च था, वो तो इतना डर गया था कि उसने तो प्रतिबंधित पुस्तक की एक सूचांक बना दिया था, सूचकांक यानी एक इंडेक्स बना दिया था कि ये बुक जो है वो बैन है। समझ रहे हो कि क्या दिखाता है? ताकि के लोगों को डर था, बहुत सारे लोगों को डर भी था बुक से। और भारत के अंदर भी ब्रिटिशरों को डर था कि भारत के लोगों में देशभक्ति ना जाग ले, उन्होंने इसलिए क्या किया, वर्नैकुलर एक्ट निकाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, वर्नैकुलर एक्ट क्या है ना? दिखा देता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में प्रेस स्वतंत्रता को रोकने के लिए ब्रिटिश ने क्या क्या कदम उठाए? तो उन्होंने सबसे पहले वर्नैकुलर एक्ट निकाला। मैं वर्नैकुलर एक्ट समझाता हूँ क्या है। चलो, 1857 के विद्रोह के बाद जो है वो अंग्रेज बहुत क्रोधित थे। उन्होंने जो देसी प्रेस है उनको रोकने की मांग वगैरह की। उन्होंने एक एक्ट निकाला जिसका नाम है वर्नैकुलर एक्ट 1878। उसको पारित किया। उसमें ये बोला गया, इसने सरकार को क्षेत्रीय प्रेस को सेंसर और रिपोर्ट करने में व्यापक अधिकार प्रदान कर दिया। इसका मतलब जो है, जो क्षेत्र की प्रेस है ना वो कुछ भी नहीं छाप सकती, उसको छापने के लिए ब्रिटिश से अनुमति लेनी पड़ेगी। सेंसरशिप लगा दी। मतलब सेंसरशिप आपको पता है ना, कि आपको कुछ भी छापने से पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। सरकार स्थानीय भाषा के अखबारों पर नियमित नज़र रखती थी। मतलब जो बेसिकली स्थानीय जो अखबार है वो क्या छाप रहा है क्या नहीं छाप रहा है, इस पे बेसिकली नज़र वगैरह रखी जाती थी। और जब किसी रिपोर्ट को देशद्रोही करार किया जाता था तो अखबार को चेतावनी दी जाती थी, और अगर चेतावनी को नज़रअंदाज किया जाता था तो प्रेस को जब्त कर लिया जाता था, और प्रिंटिंग मशीनरी को भी जब्त कर लिया जाता था। तो मतलब पहले तो ये वाला लॉ लगाया, कौन सा, अपना सेंसरशिप लॉ लगाया, वर्नैकुलर एक्ट, ठीक है? और स्थानीय भाषाओं में अखबार पर नज़र वगैरह रखी जाने लगी, और साथ ही में अगर कोई जो है वो देश, मतलब सरकार के खिलाफ, क्योंकि देशद्रोही यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि सरकार होता है ना, सरकार जो थी ब्रिटिश सरकार, उनके खिलाफ कोई छापता था तो देशद्रोही कहलाता था उस समय। तो इसके लिए ब्रिटिश ने उसको, उसकी जो मशीनें होती थी, उनकी जो वो होती थी प्रिंटिंग प्रेस, उनको जब्त वगैरह भी कर लेते थे। तो ये सारे के सारे स्टेप ब्रिटिश ने उठाए रोक लगाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू और मुस्लिम ने मुद्रण संस्कृति को कैसे यूज किया, कैसे अपनाया? ठीक है, देखो, कुछ हिंदू थे, कुछ मुस्लिम थे,
ठीक है? उन्होंने कैसे प्रिंट को यूज़ किया उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? चलो, तो अब हिंदू और मुस्लिम ने कैसे-कैसे प्रिंट को यूज़ किया उसके बारे में लिखा हुआ है। पहले तो आपको थोड़ा-सा यहाँ से मैं वैसे इसे रीड कर लेना, रीड करते आपको समझ आ जाएगा कि बेसिकली धर्म के बारे में हिंदू ने भी बहुत अलग-अलग कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने रीति-रिवाज़ों के खिलाफ बोलना शुरू किया था, ठीक है? और कुछ ऐसे थे ज मुस्लिम में भी कुछ ऐसे थे जिन्होंने बुक्स वगैरह का यूज़ किया था, प्रिंटिंग प्रेस का यूज़ किया था। कैसे किया था वो मैं बताऊँगा, नीचे आ जाते हैं उसके लिए। अच्छा, यही लिखा हुआ आंसर, इसी में से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अलग-अलग समूह उपनिवेशिक समाज के में हो रहे बदलावों से जुड़ते गए, धर्म की अपनी-अपनी व्याख्या पेश करते रहे। कुछ तो मौजूद रीति-रिवाजों की आलोचना करते थे, जिसमें से एक हमारे राजा राम मोहन रॉय थे, ठीक है? उन्होंने एक बुक निकाली जिसका नाम था संवाद कौमुदी, प्रकाशित करी, तो वो रूढ़िवादी विचारों जैसे सती प्रथा के खिलाफ बोलते थे, ठीक है? और इनके खिलाफ भी लोगों ने एक बुक निकाली थी, ठीक है? तो वो कहीं न कहीं विरोध वगैरह करती थी उसका, राजा राम मोहन रॉय का। तो बेसिकली ये चलता रहता था वाद-विवाद, ठीक है? 2 पारसी अखबार थे, जैसे जामे जहांनामा, वो भी कहीं न कहीं प्रकाशित होते थे, धर्म के बारे में बात वगैरह करते थे। भारत के अंदर जो उलेमा वगैरह है ना, मुस्लिम उलेमा, उन्होंने भी कहीं न कहीं राजवंशों के पतन के से चिंतित होकर उन्होंने भी बहुत सारी बुक्स वगैरह का यूज़ किया, प्रिंटिंग का यूज़ किया। कैसे? उनको डर पता है 2 थे। पहला तो उनको ये लग रहा था कि जो ब्रिटिश सरकार है वो क्या करेगी, सब लोगों को क्रिश्चियन बना देगी, या उनको ये लग रहा था कि मुस्लिम कानून को बदल दिया जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक लिथोग्राफी प्रेस जो सस्ता कागज़ आता है ना, उसपे बहुत सारे फतवे लिखकर लोगों को बाँटना, मुस्लिम लोगों को बाँटना शुरू कर दिया, और उसमें ये लिखा जाता था कि मुस्लिम को अपने को कैसे कंडक्ट वगैरह करना है, ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ सिद्धांतों के बारे में, मुस्लिम सिद्धांतों के बारे में बताया जाता था, ठीक है? और उसी के बाद आपको पता है वो जो क्या कहते हैं उसको, देवबंद सेक्ट जो है वो तभी निकला था, ठीक है? हिंदू ने भी कहीं न कहीं यूज़ किया। हिंदू ने भी, आप कह सकते हो, रामचरितमानस का पहला मुद्रित जो संस्करण है, वो 1810 में कोलकाता में प्रकाशित हुआ था। लखनऊ के अंदर एक नवल किशोर प्रेस थी, वो वेंकटेश्वर प्रेस थी, भारतीय भाषाओं में अनगिनत धार्मिक किताबें छापती थी। यहाँ पर हिंदू किताबों की बात हो रही है, ठीक है? वो बुक्स वगैरह छापते थे, तो इससे हमें, और वो है ना अलग-अलग जगह पर वो बुक्स वगैरह पढ़ी जाती थी, इससे सारे के सारे लोग साथ आ रहे थे। एग्ज़ाम में देखो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है ये, मुद्रण संस्कृति ने न केवल समुदाय के बीच परस्पर विरोधी मतों को प्रकाशन को प्रोत्साहित किया है, बल्कि भारत के अलग-अलग विभिन्न हिस्सों के समुदाय को एक साथ भी लेकर आया। मैं इसका मतलब बताता हूँ। देखो, प्रिंट के आने से बहुत ज़्यादा लोगों में दूरियां भी बढ़ी है। कैसे? जैसे हमने देखा राजा राम मोहन रॉय ने सवाल उठाना शुरू किया था, फिर लोग उनके खिलाफ बोलने लग गए। तो मतलब ये भी था, विरोधी भी थे बहुत सारे, है ना? कहीं न कहीं एक परस्पर विरोधी मत भी प्रकाशन हो रहा था, और इसी के साथ-साथ है ना लोग साथ भी आ रहे थे। जैसे मुस्लिम ने क्या किया था, उलेमा वगैरह ने क्या किया था, वो लिथोग्राफी पे वो छापना शुरू कर दिया था। क्या छापना शुरू कर दिया था? अपने वो फतवा वगैरह लोगों को बाँटना वगैरह शुरू कर दिया था। तो इससे पूरे मुस्लिम कम्युनिटी साथ आई। हिंदू में भी बहुत सारे जो है वो बुक्स वगैरह अलग-अलग, हमारा कल्चर आप हिंदू में भी देखोगे ना, हमारे भारत में अलग-अलग, हिंदू में बहुत सारे अलग-अलग फेस्टिवल होते हैं, है ना? तो उनके बारे में भी लोगों को अलग-अलग कल्चर के बारे में पता चला, तो वो सारे हिंदू लोग साथ में आए। तो ऐसे इस वे में बता रखा है कि अलग-अलग जो कम्युनिटी है, जो अलग-अलग एरिया में रहती थी, एक ही धर्म की, वो सारी की सारी साथ में आई। ठीक है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय महिलाओं पर मुद्रण संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महिलाओं की ज़िंदगी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी भरी थी, ठीक है? बट बहुत सारी महिलाओं ने बुक को पढ़ना शुरू किया, ठीक है? बहुत सारे जो आप कह सकते हो कि जो अच्छे पति थे और जो अच्छे पिता थे, उन्होंने अपने घर की औरतों को पढ़ाना शुरू किया। जबकि उस समय गलत माना जाता था पढ़ाना लड़कियों को, फिर भी उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, स्कूल भेजने लगे वो, ठीक है? और बहुत सारी जो नारी शिक्षा की बात भी बार-बार करी गई। बहुत सारी जो फीमेल्स थी, उन्होंने भी आवाज़ उठाई, ठीक है? जो हिंदू थे, उनको डर ये था कि अगर लड़कियों को पढ़ा देंगे तो विधवा हो जाएगी वो, ठीक है? मुस्लिमों को डर ये था कि जी अगर लड़कियों को पढ़ा दिया तो वो उर्दू रोमांस में फँस जाएगी, रूमानी अफ़सानों में फँस जाएगी। तो ये सारी की सारी बातें, बेतुकी बातें जो थी, वो उसको लेकर कर रहे थे वो, ठीक है? इसलिए कभी-कभार औरतों को प्रतिबंध बट बुकें जैसे-जैसे आने लगी ना, औरत वगैरह पढ़ने लगी, तो उनका थोड़ा-सा विकास वगैरह भी होने लगा। और यहाँ पर कुछ हमारी महिलाओं के नाम भी लिखे हुए, जैसे हमारे कैलाश बाशिनी देवी, वो महिलाएँ थी 1807 के दशक में, उन्होंने अपना के घर में उनको कैसे अनपढ़ बनाकर रखा जाता था, या घरों में बंदी कैसे मतलब घरों में ही रखा जाता था उनको, उनके बारे में बताया। ताराबाई शिंदे हो गई, पंडिता रामाबाई हो गई, उन्होंने उच्च जाति की महिलाओं पे हो रही जो दयनीय स्थिति थी उनके बारे में बताया। और एंड में ये लाइन आपको ज़रूर लिखनी है, क्योंकि इसी के मार्क्स मिलेंगे आपको। सामाजिक बंधनों में बंधी औरतें के लिए पढ़ने के क्या मायने हैं, इस पर एक तमिल उपन्यास में एक औरत ने लिखा है कि बहुतेरे कारणों से मेरी दुनिया छोटी है,
मेरे जीवन की आधी से ज़्यादा खुशी तो किताबें पढ़ने से आई है। ठीक है, ये चीज़ दिखाता है कि महिलाओं के जीवन में प्रिंट के आने से बहुत ज़्यादा अच्छा बदलाव आया था। कहीं न कहीं वो अपनी आत्म जो कहानी है वो लोगों तक पहुँचा पा रही थी, है ना? जैसे जो रस सुंदरी देवी है, राज सुंदरी देवी, ठीक है? उन्होंने अपनी बुक जो है वो अमार जीवनी यानी बंगाली वर्ड है हमारी मेरी जीवनी, मेरा जीवन। थोड़ी बहुत बंगाली भी आ गई मेरे को बच्चों से बात करते-करते। बहुत सारे बच्चे बंगाल के भी है ना। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि यूरोप में मुद्रण संस्कृति के उदय में मदद करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो यूरोप के अंदर जो है वो मुद्रण संस्कृति जो है वो फैल रही थी, है ना? मतलब मुद्रण संस्कृति आ गई थी, प्रिंट वगैरह होने लगी। मतलब ऐसा क्यों हुआ? मुद्रण संस्कृति का उदय कैसे हुआ? विकास कैसे हुआ? तो यही बता रखा है। मुद्रण संस्कृति का जो विकास है वो हमारे यूरोप में बहुत तेजी से। और अच्छा एक और बात यार, इस चैप्टर के एक एक मार्क्स के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है करना, वो हम एमसीक्यू वाली वीडियो में करेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ आप इस वाले चैनल पे भरत कुमार कोरवाल वाले चैनल पे आ जाना, हम लाइव वगैरह क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो आ जाते हैं पहले वाले पॉइंट पे कि हस्तलिखित पांडुलिपि पुस्तकों की लगातार बढ़ती मांग पूरी नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से आप कह सकते हो मुद्रण संस्कृति में बहुत तेज बदलाव आया और प्रिंटिंग प्रेस का आगमन हुआ। नकल करना महंगा था और बहुत टाइम लगता था, है ना? बहुत टफ काम था, ये समय लेने वाला काम था। इसकी वजह से मुद्रण में विकास। अच्छा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दोबारा समझ लो, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब आप देखोगे ना, पहले हाथों से लिखी जाती थी बुक, बट फिर मशीनें आने लग गई और वो भी बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में मशीन आ गई, है ना? तो ऐसा क्यों हुआ ये पूछा गया है। तो इतनी तेज बदलाव इसलिए आया क्योंकि हाथ से लिखी वाली बुक से लोग परेशान थे। इसकी वजह से आप कहा जाता ना कि परेशानी ही जो है वो आविष्कार की जननी है ना? तो यही बात जो थी वो लोगों ने कहीं न कहीं अपनाई और उनको परेशानी आई थी हाथ से लिखी वाली बुक से, इसीलिए उन्होंने कहीं न कहीं तेजी से मुद्रण संस्कृति को बदलाव किया और नई संस्कृति को अपनाया, यानी प्रिंटिंग प्रेस को अपनाया। ठीक है जी, क्लियर हो गया? चलो। और ये देखो यही बात लिखी है, पांडुलिपि जो थी वो बहुत नाजुक होती थी, है ना? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का भी इतने बड़े लेवल पे इस्तेमाल नहीं होता था। तो इन सारी की सारी चीज़ों से क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने बुक्स वगैरह को आप कह सकते हो कि मतलब मुद्रण संस्कृति का विस्तार करना शुरू किया और मशीनें वगैरह को डेवलप करना शुरू किया, ठीक है? बाकी ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसको आप रीड करना, 2 ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको फिर भी क्वेश्चन समझा देता हूँ। मार्टिन लूथर किंग, जैसे मैंने आपको बताया था ना, धर्म सुधारक थे ये। बेसिकली इन्हीं की वजह से आप कह सकते हो कि जो कैथोलिक है ना, क्रिश्चियन है, वो 2 उसमें बँट गया था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ठीक है, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था 95 थीसिस, 95 शोध प्रबंधन, 95 थीसिस बोलते हैं इसको, ठीक है? इसमें उन्होंने भगवान पर ये जो है वो मतलब सवाल उठाए थे, कैथोलिक्स पर, मतलब जो रोमन कैथोलिक चर्च है ना, उन पे सवाल वगैरह उठाए थे। उनका ये तो मानना था भगवान है, बट उनका ये मानना नहीं था कि ये जो चर्च जो करता है ना, उसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है, चर्च अपने फायदे के लिए करता है, ठीक है? बाकी है कि 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज को आकार देने में प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका वगैरह बताइए। तो वही भारत के बारे में बताना है, फीमेल्स की जो स्थिति है वो सुधरी, हिंदू ने कैसे अपने ग्रंथों का यूज़ किया, मुस्लिमों ने कैसे यूज़ किया, सामाजिक बुराई पर बहुत सारे लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था, वाद विवाद जो होने लग गए थे अलग अलग धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पे, है ना? ये सारी की सारी बातें वगैरह लिखनी है। समाचार पत्रों से लोगों ने कहीं ना कहीं जो भारतीय अखिल भारतीय पहचान होती है उसको भी बनाया गया, वो भी प्रिंट की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। ओके, आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हो। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो हमारा मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ये भी चैप्टर जो है हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। इसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर हो गए, यानी चैप्टर क्लियर हो गया, ये समझो। बाकी यार वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी बन जाएगी अगर मैंने सारे पार्ट एक ही वीडियो में डाल दिए। तो जो सेकंड पार्ट है ना, ठीक है, इस वीडियो का सेकंड पार्ट, उसमें मैं ये तीनों के तीनों चैप्टर जो है वो एक ही साथ डाल दूंगा। ओके, और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नीचे जो है वो पिन कमेंट एक बार चेक कर लेना, पिन कमेंट में भी जो है वो लिंक आपको दे रखा होगा, उसमें ये तीनों के तीनों चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। ओके, दूसरी बात है एमसीक्यू देखना मत भूलना, और जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल है, मेन पॉइंट टेक जिसपे मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, एनिमेशन वीडियो वगैरह कैसे बना सकते हो, दूसरे की वीडियो कॉपी करके कैसे अर्न कर सकते हो, है ना? और आप फ़ोन से एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, वेबसाइट कैसे बना सकते हो, ये सारा का सारा बता रखा है। तो एग्जाम के बाद इस चैनल पे आ जाना। बाकी अभी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट भरत कुमार खोरवाल है, क्योंकि इस पे मैं ये बताता हूँ स्टूडेंट मतलब ओके, भरत कुमार खोरवाल वाले पे अभी हम लाइव वगैरह ले रहे हैं, आपके एमसीक्यू वगैरह सारे के सारे डाउट वगैरह क्लियर कर रहे हैं। वैसे तो मैं यहाँ पर ब्लॉग वगैरह डालता हूँ, बट अभी आपके लिए लाइव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो लाइव जो है वो मैं सारे के सारे आपका डाउट वगैरह और रिवाइज वगैरह करवाऊंगा आपको, तो इस चैनल को भी आप देख लेना। ओके, बाकी वेबसाइट आपको पता ही है। ओके, और अगर आप हमको आपको हमारा एफर्ट वगैरह अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना, और चाहो तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट कितना छोटा है बड़ा है वो मैटर नहीं करता, आपका सपोर्ट मैटर करता है। और ये बात सिर्फ उन बच्चों के लिए जो फाइनेंशियली स्टेबल है। बच्चा अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से पढ़ो, जो नोट्स बाकी बच्चों को मिल रहे हैं वही आपको मिलेंगे।
ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मेरे को पे कर रहा है तो मैं तभी उसको नोट्स दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। वेबसाइट एकदम फ्री है, सीधा आओ, क्लास 10 पे क्लिक करोगे, चैप्टर आपके सामने होंगे, किसी भी चैप्टर के नोट्स आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो सपोर्ट कर सकते हैं वही सपोर्ट करें। ठीक है, चलो बाकी मिलते हैं सेकंड पार्ट में, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।